पिछले वीडियो में इस विषय के संबंध में मैंने आपको ये बताया था कि प्रथम चरण का जो स्थिति थी वो बताई थी। प्रथम चरण मतलब 1885 से पूर्व का चरण, जिसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई थी 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। और उससे पहले जो घटनाएं हुई थी, छोटी छोटी घटनाएं, वो सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित घटनाएं थी, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुधार हुए थे। लेकिन वो सुधार जो उच्च शिक्षित मध्यम वर्ग के लोगों द्वारा किए गए थे। और इसके बाद 1857 का संग्राम हुआ था। विभिन्न छोटे छोटे कृषक संघर्ष भी हुए थे आपस में, जमींदारी प्रथा को लेकर के उस समय की। और उसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण बात हुई थी वो थी ब्रिटिश महारानी ब्रिटिश सरकार का शासन, जो 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता था। उसके बाद शासन की बागडोर जो है ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में आ गई और ब्रिटिश साम्राज्य के नाम से ही भारत में शासन होने लगा। यानी प्रत्यक्ष तौर पर शासन और सत्ता दोनों ब्रिटिश सम्राट के हाथों में पहुंच गई। उसके बाद दूसरा चरण जो आता है, उसका जो काल है वो है 1885 से 1905 तक का माना जाता है। तो 1885 में प्रथम महत्वपूर्ण घटना हुई थी। अखिल भारतीय संगठन बना था कांग्रेस का, जिसे उस समय उदार बुद्धिजीवी वर्ग का संगठन था। मध्यम वर्ग इससे जुड़ा हुआ था। किसान वर्ग और निम्न वर्ग जो था, छात्र वर्ग जो था, वो इससे पूरी तरह अनभिज्ञ थे। कुछ लोगों ने इसे उस समय राजनीतिक भिक्षावृत्ति का वर्ग भी कहा था, क्योंकि इनकी जो पद्धति थी वो थी प्रेयर, पिटीशन और प्रोटेस्ट की। यानी ब्रिटिश शासन से जो अपनी मांगे मनवाने के लिए प्रार्थना पद्धति के सहारा लेना। और इसे इसलिए लोगों ने जो इसके विरोध में थे, उन्होंने राजनीतिक भिक्षावृत्ति का संगठन बोला था। उस समय दूसरा पक्ष इसका ये भी बनता है कि वैसे तो इसके संस्थापक जो थे वो ए.ओ. ह्यूम थे, वो खुद ब्रिटिश थे। लेकिन इस स्थापना के पीछे का मूल उद्देश्य यह था, जो उस समय जब स्वतंत्रता संग्राम की चेतना सब जगह जागृत हो रही थी और बंगाल इसका गढ़ था, क्योंकि जो 57 का स्वतंत्रता संग्राम का जो सबसे पहली घटना जो हुई थी मंगल पांडे वाली, वो घटना बंगाल से शुरू हुई थी। धीरे धीरे आंदोलन पूर्ण फैल गया, लेकिन कुछ उस समय तैयारियां थोड़ी कम थी, लोग अनभिज्ञ थे, क्षेत्रीयवाद की भावना थी। इसलिए वो स्वतंत्रता संग्राम जो था वो असफल स्वतंत्रता संग्राम था। इसलिए उसे प्रथम की संज्ञा दी जाती। कुछ मामलों में थोड़ा सा उसमें तैयारियों में पूर्णता नहीं थी। इस कारण पूरे भारत पर इसका प्रभाव थोड़ा कम ही देखा जाता है। कुछ क्षेत्र ही इससे जुड़े हुए थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस चीज़ को देख लिया और उन्होंने कहा कि जब धीरे धीरे जब भारतीय जनता में राजनीतिक चेतना जागृत हो रही है, तो इस चेतना को यहीं स्थिर करने के लिए उन्होंने एक सेफ्टी वॉल्व के तौर पर कांग्रेस का गठन किया था। और कांग्रेस की नीति और कार्यक्रम भारतीय पूंजीपति के हितों का संरक्षण करते थे, जिसमें शिक्षित मध्यम वर्ग के हित, पूंजीपतियों के हितों के पोषण की राजनीतिक वकालत की जाती थी। इस युग में मुख्य रूप से भारत का उच्च प्रतिष्ठित संभ्रांत वर्ग राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित था और राष्ट्रीय चेतना का जागरण भी इसी वर्ग में अधिक था, क्योंकि ये वर्ग शैक्षणिक वर्ग था, पश्चिमी शिक्षा और संस्कृति के बारे में जानता था। उस समय अंग्रेजी पद्धति से शिक्षित वर्ग जो थे, उन्होंने पश्चिमी साहित्य के अवलोकन और पढ़ने का मौका मिला था, और पश्चिमी साहित्य से उन्होंने उस समय प्रचलित विभिन्न प्रकार की क्रांतियाँ और फ्रांसीसी क्रांति वगैरह इसके बारे में उन्होंने जाना था। और नए नए मूल्य और मान्यताओं के बारे में जानकर उन्होंने सोचा कि हम हमारे देश में भी इन्हें लागू कर सकते हैं। और इसलिए उन्हें ये लगा कि अंग्रेजी शासन जो है वो भारतीय जनता के हित में नहीं है। धीरे धीरे इस प्रकार की चेतना जागृत होने लगी थी। तीसरा चरण आता है 1905 का चरण। 1885 से 1905 तक का जो चरण है, भारत के राष्ट्रवाद के विकास का जो चरण है, वो उस समय कांग्रेस के आसपास ही गठित होता है। कांग्रेस का गठन होने के बाद में राजनीतिक जो घटनाएं होती थीं, जो भी आतंकवादी घटनाएं होती थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो छोटी छोटी घटनाएं हुई थी, उन घटनाओं में कोई बहुत बड़ा रूप नहीं लिया। थोड़े से उसमें क्या संक्रमण काल की स्थिति हम कह सकते हैं उस समय। फिर जो तीसरा चरण इन्होंने बताया है, A.R. देसाई ने 1905 से बताया है, 1905 से 1918 का चरण। इस चरण में लॉर्ड कर्जन जो थे हमारे वायसराय थे, और लॉर्ड कर्जन की जो नीतियां थी वो थोड़ी भारत के हित में नहीं थी, वो ब्रिटिश सम्राट के हित में ज़्यादा थी।
और उस समय 1905 में जो सबसे बड़ी राजनीतिक घटना हुई थी जिसने भारतीय जनता के मन को झकझोर दिया था, बंगाल का विभाजन था, बंग भंग। उस समय बंगाल दो भागों में बांट दिया था, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल जो था वो आज का बांग्लादेश है, और पश्चिमी बंगाल जो था वो पश्चिम बंगाल है। उसे आज भी हम पश्चिम बंगाल ही इसीलिए कहते हैं क्योंकि उस समय वो पश्चिम का भाग था। हालांकि वो भारत के नक्शे में पूर्वी स्थान पर, लेकिन कहा उसे पश्चिमी बंगाल जाता है। उसके पीछे यही एक कारण है। अब वो बंगाल का विभाजन क्यों किया था, उसके पीछे भी एक घटना है, क्योंकि ब्रिटिश शासन जो है वो जान गया था कि राजनीतिक चेतना का गढ़ है बंगाल। जितने भी क्रांतिकारी समाज सुधार आंदोलन हुए हैं वो भी बंगाल से हुई हैं। बंगाल का विशेष मतलब काफ़ी वर्ग जो था वो पढ़ा लिखा था, शिक्षित था। जितनी भी क्रांतिकारी घटनाएं होती थी, जितने भी क्रांतिकारी पैदा हुए, सब बंगाल की जन्मभूमि से ज़्यादातर पैदा हुए। धीरे धीरे संपूर्ण देश में और उत्तर प्रदेश की तरफ और बिहार की तरफ बढ़ते चले गए। तो अंग्रेज़ों ने उस समय ये सोचा कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाए, तो भारतीय जनमानस जो है वो टूट जाएगा और उनमें जो एकीकरण की जो भावना पैदा हो रही, राष्ट्रवाद की जो भावना पैदा हो रही, वो थोड़े हद तक हम उसे कंट्रोल कर लेंगे, उस पर नियंत्रण पा लेंगे और फिर से हमारा शासन जो है चलता रहेगा। क्योंकि वो लंबे समय तक राज करना चाहते थे और उस समय राजनीतिक चेतना इतनी चरम पर पहुंच चुकी थी कि भारतीय जनता जो है अंग्रेज़ों को एक मिनट भी सहन नहीं करना चाहती थी। क्रांतिकारी वर्ग जो पैदा हो गया था, क्योंकि ये जो चेतनशीलता, वर्ग हित की भावना, एक तरीके से कह सकते हैं भारतीय जनता में जो वर्गीय एकीकरण की जो भावना पैदा हुई थी, उसमें ये इन्होंने जान लिया था कि स्वतंत्रता से बढ़ के और कुछ नहीं है। लेकिन उस समय सीधे सीधे तौर पर ये नहीं कहा गया था कि स्वतंत्रता ही चाहिए। उस समय मांग की गई थी कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वराज की मांग की गई थी। और इस संदर्भ में तिलक ने एक वो भी दिया था उस समय, राजनीति शास्त्र में आप पढ़ेंगे आधुनिक भारत के उसके भाग के अंतर्गत, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो AR देसाई ने इस संदर्भ में कहा कि राष्ट्रवाद का विकास का जो तीसरा चरण है वो बहुत ही प्रभावशाली चरण था। बंगाल विभाजन हो गया, चारों तरफ इसकी आलोचना हुई, ब्रिटिश सरकार की आलोचना हुई, इस निर्णय की आलोचना हुई। इसके बाद स्वदेशी अपनाओ और विदेशी भगाओ का नारा चला। उदारवादी राष्ट्रवाद का स्थान जो है चरमपंथी राष्ट्रवाद यानी उग्रवादी राष्ट्रवाद, यानी अभी तक जो उदारवादी राष्ट्रवाद चल रहा था वो उग्र राष्ट्रवाद में बदल गया। और यह उग्र राष्ट्रवाद जो था 1918 तक चला था, जिसमें राष्ट्रवाद की भावना शिक्षित उच्च वर्ग के साथ साथ धीरे धीरे छात्र, स्थानीय व्यापारी, नगरीय मध्यम वर्ग, स्वदेशी पूंजीपति भी आंदोलन से जुड़ने लगे प्रत्यक्ष तौर पर, जिससे प्रेरित होकर स्वदेशी आंदोलन चला, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए दो हथियार अपनाए गए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाओ। क्योंकि उस समय लोगों को लगा था कि अर्थव्यवस्था अगर हमारी मजबूत होगी, हमारे स्थानीय उद्योग धंधे अगर मजबूत होंगे और तो हम लोग भी मजबूत होंगे, और हम लोग मजबूत होंगे तो हमें ब्रिटिश शासन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि उस समय कुछ लोग ये कहते कि ब्रिटिश शासन से ही हमारे देश का विकास हो सकता है, ब्रिटिश नीतियाँ जो है नए नए आविष्कार और नए नए कार्यक्रम संचालित करेंगी जिससे हमारे क्षेत्र में विकास होगा। लेकिन जो स्वदेशी आंदोलन के समर्थक थे उन्होंने कहा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था जब तक मजबूत नहीं होगी, हम ब्रिटिश शासन के अधीन ही जीते रहेंगे। धीरे धीरे बंगाल में उसी समय जादवपुर विश्वविद्यालय स्वदेशी विश्वविद्यालय बना। 1907 में जमशेदजी टाटा ने पूर्णतः भारतीय टिस्को कंपनी की नींव रखी। शिक्षित नगरीय मध्यम वर्ग ने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचाने के लिए ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया और स्वदेशी उद्योग धंधों का बढ़ावा दिया। उस समय हम लोग भी सुनते आ रहे हैं, बहुत चीज़ें हैं कि विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी, खादी को बढ़ावा दिया गया था, चरखे काटना, सूत काटना इन लोगों का काम हो गया था। और धीरे धीरे इस युग में राष्ट्रवाद ने सांप्रदायिक रंग भी लिया था, जिसमें हिंदू राष्ट्रवाद और मुस्लिम राष्ट्रवाद नाम की एक नवीन विचारधारा का जन्म हुआ था। और उसी संदर्भ में धीरे धीरे एक अलग से 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। उसके बाद शुरू होता है चौथा चरण। चौथा चरण का जो टाइम है वो 1918 से 1934 तक का है। अब विकासवाद का चौथा चरण है ये। इस चरण में भारत के सभी वर्ग, उच्च शिक्षित, मध्यम वर्ग, नगरीय वर्ग, कृषक, ST SC
यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, छात्र, व्यापारी, यानी ऐसा कोई भी वर्ग नहीं था जो स्वदेशी आंदोलन और ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध ना हो। सभी लोग शामिल हो गए स्वतंत्रता आंदोलन में। इस काल में पहली बार 2 अखिल भारतीय आंदोलन शुरू हुए थे, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। वैसे तो महात्मा गांधी का पदार्पण जो 1915 में ही हो चुका था, वो प्रत्यक्ष तौर पर राजनीति और आंदोलन में सक्रिय हो गए थे 1915 में, लेकिन वास्तविक तौर पर जो उनका आगाज़ शुरू हुआ था, महात्मा गांधी युग जिसे बोला जाता है, वो 1918 के बाद असहयोग आंदोलन से शुरू होता है, 1919-20 से। इस युग में राष्ट्रवाद का विकास समाज के विभिन्न सामाजिक समूहों तक पहुंचा, क्योंकि 1918 में प्रथम विश्व युद्ध से जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी, उससे भारत के सभी वर्गों को हानि हुई थी। किसान, व्यापारी, छात्र, मजदूर, सभी वर्ग पर इसका दुष्प्रभाव पड़ा था, जिसे संगठित करने में गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1918 के बाद भारत के शक्तिशाली पूंजीपति कांग्रेस की नीतियों, कार्यक्रमों, रणनीति आदि को प्रभावित करने लगे, जो स्वतंत्रता संग्राम में देखा जा सकता है। इस युग के आते आते राष्ट्रवाद की भावना भारत के सभी वर्गों में व्याप्त हो चुकी थी, जिसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता संग्राम शक्तिशाली होता चला गया और इस राष्ट्रवाद का नेतृत्व उस समय कांग्रेस कर रही थी।